वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट विद द नेक्स्ट सॉइल विच इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बेसिकली नाम से आपको लग रहा होगा कि ऐसी सॉइल जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत सूखी सी सॉइल होती होगी, सैंडी इसका टेक्सचर होता होगा, कलर बहुत ड्राई सा होता होगा, ब्राउनिश कलर होता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है सॉइल का? एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर। इस सॉइल का अपीयरेंस कैसा होता है? रेड टू ब्राउन इन कलर। सेकंड क्या है इसका? दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। बेसिकली अगर हम सॉइल की टेक्सचर की बात करें तो ये सैंड पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, सैंडी सॉइल ज़्यादा होती है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ सैंडी सॉइल की, मतलब कि इसके पार्टिकल साइज भी बड़े हैं। अगर पार्टिकल साइज इसकी सॉइल के बड़े हैं तो मतलब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये सॉइल कैसी होती है? सलाइन, मतलब कि इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज obtained by evaporating water। कुछ एरियाज जहाँ पर ये सॉइल प्रेजेंट होती है और उस एरिया से अगर कोई रिवर पास हो रही होती है तो उस रिवर या फिर उस पर्टिकुलर पॉन्ड वाटर को इवेपोरेट करके हम उस जगह से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ये सॉइल का टेक्सचर सैंडी है तो इसमें ह्यूमस तो बिल्कुल लैक करेगा। ठीक है, सो यही आपका थर्ड पॉइंट बोलता है, एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। फोर्थ, द लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। ऐसा कहा जाता है कि ये सॉइल अगर हम इसको और नीचे मतलब कि इसके जैसे अपर मोस्ट सॉइल है ये प्रेजेंट एरिड सॉइल, अगर हम उसको थोड़ा सा डिगिंग करके नीचे से देखें तो उसमें कंकर मॉड्यूल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, उसी सेम ग्राउंड में अपर तो आपको सैंडी सॉइल, अगर तो उसे खुदाई करके नीचे देखोगे ना तो आपको कंकर नॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कंटेंट जैसे जैसे हम डाउनवर्ड्स डिग करेंगे वैसे कैल्शियम का कंटेंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या होगा? क्योंकि एक तो वैसे ही इसके सैंडी टेक्सचर है तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम है, और अगर हम बात करें द कंकर लेयर की, जहाँ पर वो कंकर की एक पूरी लेयर बिछी होगी वहां पर वो पानी को अंदर सोखने भी नहीं देगी। तो इसके वजह से क्या होगा? वाटर इनफिल्ट्रेशन, मतलब कि वाटर अंदर फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। ओके बच्चों, अब आपकी नेक्स्ट सॉइल के बारे में आता है, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। हम फॉरेस्ट सॉइल का नाम लेते हैं तो हम साथ साथ उसको माउंटेनियस सॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हिली एरियाज और माउंटेनियस एरियाज में प्रेजेंट होती है। तो इसी सॉइल का फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। तो अगर जब आपका इसको आएगा ना सॉइल को मार्क करने के लिए मैप में, तो जहाँ पर भी आपको लगेगा ना कि हिली एरिया से माउंटेनियस एरिया, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आपकी जो कंट्री का है उसको कौन सी सॉइल कवर करती है? बेसिकली फॉरेस्ट सॉइल और वी कैन से माउंटेनियस सॉइल। The soil texture is loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes। अब ये loamy and silty soils का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो loamy मतलब मिक्सचर ऑफ sand, silt and clay and silty soil means जिनका इंटरमीडिएट सॉइल पार्टिकल का साइज होता है। अगर हम वैली साइड, अब वैली मतलब क्या होता है? देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपके माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वैली साइड, जो ये दो माउंटेन्स के बीच में ये जो वैली प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लोमी एंड सिल्टी सॉइल टाइप प्रेजेंट है। लोमी मीन्स मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल, मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सिल्ट। अगर हम बात करें अपर स्लोप्स यहाँ की, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े पेबल्स, कंकर या छोटे छोटे इस टाइप के कोर्स ग्रेन देखने को मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, in the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soil is fertile on the river terraces and alluvial fans. Okay, अब बच्चों ये बताओ मुझे, what do you mean by denudation? का मतलब क्या होता है? देखो basically denudation means washing away of topsoil by the actions of flowing water, by the action of wind। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके एलिवेशंस होती है हिल्स में, उनमें कमी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेनुडेशन। तो ये जो सॉइल्स जो हिमालय रीजन में या फिर हिली एरियाज में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ।
जैसे ये हिल्स हैं आपके, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर भी ये एक छोटा सा हिल बना दिया बाय द एक्शंस ऑफ, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आई है ना, या फिर बहुत ज़्यादा हवा चली, तो उससे क्या होगा, जो ये अपर सॉइल है वो वहाँ से हट के कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अब उससे क्या होगा, इस जो यहाँ पर ये जो हिल प्रेजेंट था ना, जो यहाँ पर ये हिल प्रेजेंट था छोटा सा बनाया था, उसकी हाइट में क्या आ जाएगा, एलिवेशन देखोगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, तो वो चेंज कर रहा रिलीफ फीचर्स के एलिवेशंस में। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेनुडेशन। और जो इस सॉइल को अगर हम पीएच देखें तो दे आर बेसिकली एसिडिक, मतलब कि इनका पीएच ज़्यादा होता है। अगर हम कह रहे हैं पीएच ज़्यादा है 2, 3, 4 या फिर 5 पीएच भी है इस सॉइल का, तो फिर इसमें ह्यूमस कंटेंट तो काफ़ी कम होगा, है ना बच्चों। एंड द लास्ट पॉइंट, द सॉइल इज़ फर्टाइल ऑन द रिवर ट्रेसेस एंड एलुवियल फेंस, मतलब कि चलो अगर हम हिमालयन या फिर अपर स्लोप्स की बात करें तो ये इतनी फर्टाइल नहीं है और इसका एसिडिक कंटेंट है। पर अगर बात करें हम रिवर ट्रेसेस या फिर नदी के किनारे या फिर फुट हिल्स में बात करें, तो इस सॉइल का टेक्सचर क्या है, इस सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हिली एरियाज। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो हमने क्या कौन कौन सी सॉइल पढ़ी है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड एरिड सॉइल, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट सॉइल्स के बारे में एक आपको सेपरेट मैप वर्क बताऊंगी कि कैसे आपको सॉइल मार्क करने हैं और डिफरेंट लोकेशंस, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा फिर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल इरोजन नाम से लग रहा है ना कि अगर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो वॉश अवे हो जाए बाय द एक्शंस ऑफ एयर, वाटर और बाय द एनिमल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। और उस इरोडेड सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके कुछ मेजर्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन टॉपिक आ गया, आप बचपन से इसको 6th, 7th, 8th क्लास स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। देखो, द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर, मतलब कि जब सॉइल कवर जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वो जब वहाँ से एक पर्टिकुलर लैंड एरिया से हट जाती है, डेन्यूड हो जाती है, एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। और वी कैन सिंपली से द वॉशिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ अवर सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है बच्चों। द सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन होती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम बहुत पेड़ काटते हैं, उन पेड़ों को यूज़ में लेते हैं या फिर उस जगह पे हम अपने बिल्डिंग्स बिल्डअप कर देते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होती है। क्योंकि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो जहाँ जिस पेड़ों ने हमारी सॉइल को पकड़ के रखा हुआ था वो तो सॉइल बिल्कुल फ्री हो जाएंगी और फिर वहाँ से वो क्या हो सकती हैं, इरोड हो सकती हैं, वहाँ से वो वॉश अवे हो सकती हैं। ओवर ग्रेजिंग, जानवर अगर ज़्यादा ग्रेज करेंगे, जिन एरिया में नहीं करना चाहिए ग्रेजिंग, जो उनके प्रिस्क्राइब्ड एरिया नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगी, सॉइल बिल्कुल फ्री हो जाएगी, तो जिससे भी सॉइल इरोजन होने का खतरा बढ़ जाता है। कंस्ट्रक्शंस, अगर हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, कंक्रीट, सीमेंट, ये सब मटेरियल्स वहाँ पर स्प्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड माइनिंग, एंड ये सारे फैक्टर्स हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, etc. Also, there are some natural forces like wind, glacier and water which lead to soil erosion. और चलो ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो है ही सही जिसकी वजह से सॉइल इरोड हो रही है, बाकी हमें पता है कि नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल फ्लडिंग हो गई, बहुत सा पानी भर गया, या फिर पानी के बहाव से सॉइल की अपर लेयर वॉश अवे हो गई। ग्लेशियर क्या होते हैं, मूविंग बिग आइस रॉक ड्यू टू एक्शन ऑफ वेट एंड ग्रेविटी, बड़े बड़े जो आइस के पहाड़ होते हैं अपने वेट और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खिसकते हैं, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होती है ना। विंड, जब बहुत तेज की हवा चलती है, आंधी चलती है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, और कभी कभी सॉइल इरोजन का एक मेन रीज़न जो निकल के आया वो है कि हम फार्मिंग के तरीके सही से नहीं कर रहे हैं, हम जो फार्मिंग कर रहे हैं वो तरीके सही नहीं है, या फिर उनको सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं हम अपने सिस्टम में, तो जिसकी वजह से भी सॉइल क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है। तो यहाँ तक अपने कौन कौन से 3 तरीके पर है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रही है, बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, बाय नेचुरल फोर्सेस और बाय द डिफेक्टेड मेथड्स ऑफ फार्मिंग।
अब आपका नेक्स्ट आता है कि द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय गलीज। ठीक है, तो गलीज क्या होता है कि जब बहुत तेज बहाव में पानी बहता है, ठीक है, तो वो जो क्लेई सॉइल होती है उनमें डीप कट्स, डीप डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, और उन डीप डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, गलीज। वो गलीज लाइक फॉर्म कर देता है, इसलिए हम उनको गलीज बोलते हैं। ठीक है, the land become unfit for cultivation and is also known as bad land। और वो जो गलीज फॉर्म्ड होती हैं जब रनिंग वाटर की वजह से, तो वो लैंड कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल अनफिट हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैड लैंड। When water flows as a sheet over large areas down a slope and the topsoil is washed away, it is known as sheet erosion। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश आई है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस करो, ये चीज़ इमेजिन करो कि बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश आई है और उस टाइम पे पूरी की पूरी एक परत, जो टॉप सॉइल की आपकी परत है ना, वो एक साथ ही बह जाए, तो उस टाइम पे उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, शीट इरोजन। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा ना, कभी कभी लैंडस्लाइडिंग होती है बारिश की वजह से, पूरी की पूरी अपर जो सरफेस होती है वो बह जाती है पानी के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। विंड इरोजन का मतलब क्या होता है कि जब बहुत तेज की हवा चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की अपर टॉप मोस्ट लेयर है, जो फर्टाइल है, ह्यूमस कंटेंट है जिसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो टॉप सॉइल विंड के साथ भी उड़ जाती है, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विंड इरोजन। तो देखो इस टॉपिक में हमें अब तक क्या क्या पढ़ा। पहले हमने बताया कि डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर, मतलब कि जब सॉइल का कवर डेन्यूड हो रहा है, वहाँ से हट रहा है बाय द वेरियस फिजिकल एजेंट और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। 3 फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन फैक्टर्स, नेचुरल फोर्सेस एंड डिफेक्टेड मेथड ऑफ फार्मिंग। उसके बाद हमने गलीज के बारे में पढ़ा। गलीज क्या होते हैं कि जब बहुत तेज की पानी एक जगह से बहता है, बेसिकली इन द क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या होता है कि बहुत उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, उनमें भी पानी भरने की हद हो चुकी है, और वहाँ से इतनी तेज़ स्पीड से पानी बह रहा है कि उसके बीच में बहुत डीप कट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गलीज। और फिर वो जो लैंड बिकम बनती है, इट इज़ टोटली अनफिट फॉर कल्टीवेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड लैंड। और जब पूरी की पूरी एक लैंड की परत, एक बहुत लार्ज मास एरिया लैंड का पानी के बहाव के साथ बह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। और जब बहुत तेज की हवा चलती है, उस हवा के साथ जब सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर भी टॉप सॉइल को अपने साथ उड़ा लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड इरोजन। ठीक है बच्चों, अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखो, ये गलीज फॉर्म हुई है ना, आप इसमें देख सकते हो, ये देखो, इसमें आप देख सकते हो कि ये और ये वाली लैंड, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, बहुत तेज की रनिंग वाटर पास हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर डीप डिप्रेशन क्रिएट हो गया ना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गलीज। और ये जो लैंड है, इट इज़ नाउ टोटली अनफिट फॉर कल्टीवेशन, है ना, ये वाली लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, बैड लैंड। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको सब समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या है, ये किस चीज़ का डायग्राम, इट इज़ बेसिकली डायग्राम ऑफ शीट इरोजन। अब देखो, ये पूरा एक एग्रीकल्चरल लैंड मास एरिया है ना। अब कोई मान लो फ्लड भी आया होगा, फिर बहुत तेज की बारिश आई, तो उसका क्या हुआ, पूरा का पूरा ये लैंड मास का, अब जो उसकी अपर मोस्ट लेयर थी वो साथ में पानी के साथ बह गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीट इरोजन। नाउ अब हम जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो डिफरेंट वेज फॉर सॉइल कंजर्वेशन, प्लगिंग, काउंटर प्लगिंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स। सबसे पहले, अब अगर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि बेटा द वेरियस वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स में आ गया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन लिखोगे कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है, एंड उसके बाद आप नीचे डिफरेंट वो हेडिंग से लिखोगे दे आर वेरियस वेज बाय विच वी कैन कंजर्व सॉइल। और फिर जैसे पहली हेडिंग आपने डाल दी बाय काउंटर प्लगिंग, पहले फर्स्ट हेडिंग डालोगे, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर सेकंड हेडिंग टेरेस कल्टीवेशन, फिर इसको एक्सप्लेन करोगे, फिर थर्ड हेडिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करोगे, फिर फोर्थ ऐसी शेल्टर बेड्स। तो इस तरह से आपके फुल 5 मार्क्स कंफर्म समझो। तो फर्स्ट पॉइंट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब कि हम कौन कौन से मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन।
तो देखो कौन कौन से हैं इसमें। आपके आता है काउंटर प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इन सब का मतलब क्या होता है। इसको पढ़ने से ईजी है कि हम इनको डायग्रामेटिक वे में ज़्यादा समझें। देखो सबसे पहले आपका आता है काउंटर प्लगिंग। अब ये काउंटर प्लगिंग क्या होता है? देखो क्या होता है कि जो हिली एरियाज होते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल देखो ये जो हिली एरियाज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम कल्टीवेशन इसी डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कल्टीवेशन इसी डायरेक्शन में या फिर इसी डायरेक्शन में करते हैं, तो जब भी बारिश आएगी, है ना, जब भी कभी बारिश आएगी तो टॉप सॉइल आपकी सारी इरोड होके नीचे प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाएगी और हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, काउंटर प्लगिंग में क्या होता है बेसिकली, ये आपका हिली एरिया है, यहाँ पर क्या करते हैं हम कल्टीवेशन इस डायरेक्शन में, मतलब कि ऊपर से नीचे नहीं, सर्कुलर वे में, ठीक है, लैटिट्यूडनल डायरेक्शन में हम काउंटर्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एक ढलान सी काउंटर बना लेते हैं, मतलब कि मिट्टी को थोड़ा सा काउंटर्स में रूप में उठा देते हैं, पर उसकी डायरेक्शन बिल्कुल हम लैटिट्यूडनल वे में रखते हैं और फिर इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। अब जब भी बारिश आएगी या फिर बहुत तेज़ की हवा भी चलेगी तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ये काउंटर्स फॉर्म्ड हैं, ये जो ढलानें आपने बनाई हुई है वो भी लैटिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका वाटर फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिसेलरेट, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका एक प्रिवेंटिव मेजर है कि कैसे आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं हिली एरियाज में, स्लोपी एरियाज में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है टेरेस फार्मिंग, और ये भी आपकी ये फार्मिंग हिल एरियाज में होती है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग तो वैसे आप सब जानते होंगे, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि जो आपके हिल्स होते हैं, है ना, इनको हम कट करते हैं स्टेप्स में, जिससे क्या होता है ना, जिससे क्या होता है आपके, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, जब भी बारिश आएगी या फिर जब भी बहुत तेज़ की हवा भी चलती है तो एकदम से तेज बहाव में जो आपकी कल्टीवेशन की हुई क्रॉप्स हैं वो बहेंगे नहीं, और उसके बाद उसकी मिट्टी भी नहीं बहेगी, क्योंकि देखो टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग है वो अपने आप ही डिसलरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से भी आपका सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। बट इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि थोड़ा सा ये क्या है, कॉस्टली है। ओके बच्चों, थर्ड आपका आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसको समझो ये क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, मैं एक आपको समझाती हूँ। जैसे ये आपका ये एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पर कोई भी स्ट्रिप फार्मिंग नहीं है, कुछ भी स्ट्रिप नहीं है ना, तो क्या होएगा कि बारिश आएगी ना बहुत तेज़, जैसे ये बारिश आएगी तो उससे क्या होगा, जो भी जितने भी यहाँ पर टॉप सॉइल या फिर यहाँ पर टॉप सॉइल है वो सब है ना एक कोने में आके इकट्ठी हो जाती है या फिर वो पानी के बहाव के साथ बह जाएगी। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ने एक नया तरीका निकाला है कि है ना, ये जो आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड होती हैं इनको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो स्ट्रिप्स किसकी होती हैं, वो स्ट्रिप्स ग्रास की भी हो सकती है, वो स्ट्रिप्स पेबल्स की भी हो सकती है, कंकड़ की भी हो सकती है। तो उससे क्या होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो विंड का जो फोर्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसलरेशन क्रिएट होता है, अपोजिशन क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक बहुत लार्ज फील्ड एरिया है, इसको स्ट्रिप में डिवाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो जो विंड का फोर्स है उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। लास्ट वन इज शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट नाम से लग रहा है कि हम एक बेल्ट प्लांट कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है और यहाँ के इसकी जो कॉर्नर्स में हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज की एक प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। उनके लिए एक घर जैसा बना रहे हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, ताकि अगर बहुत तेज की बारिश भी आती है, आंधी तूफान भी आते हैं, तो ये जो बड़े बड़े पेड़ है ना वो रक्षा करेंगे किसकी, एग्रीकल्चरल फील्ड की। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि कौन कौन सा आपके कंजर्वेटिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो।
तो देखो एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। प्लगिंग अराउंड द काउंटर लाइंस, हमने क्या किया है, स्लोपी या हिली एरियाज में काउंटर लाइंस में हमने उनको प्लग किया है, किनको, कल्टीवेशन की है, क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स की, जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिसलरेट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर प्लगिंग। टेरिस कल्टीवेशन में हमने क्या किया है कि टेरिस को हमने टेरिस की शेप में कट किया है, डिफरेंट स्टेप्स क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये कहाँ पर क्या प्रैक्टिस किया जाता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जैसे आपने अभी देखा था उस वाली डायग्राम में ग्रास को एज अ स्ट्रिप यूज किया हुआ है, बाकी हम कंकर नोड्यूल्स या फिर बहुत सारे डिफरेंट शब्द को भी यूज कर सकते हैं। एंड स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, देन दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड एंड दिस मेथड इज नोन एज strip cropping. Last one is the creation of shelter belts, and this is all about this chapter. I think everything is clear to you. Okay students.